जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने देशभक्त क्रांतिकारी की सीरीज में आगे बढ़ चुके हैं और इस बार हमारे साथ कैरेक्टर हैं जिन्होंने हमारे देश के संविधान का निर्माण करने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, जो हमारे देश के संविधान के बनाने के दौरान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजीराव अम्बेडकर के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की खास बात यह थी कि इसमें पूरे भारत से अलग अलग जाति और धर्म के लोग, हर उम्र और हर वर्ग के लोग अपने दिलों में आज़ादी का सपना लिए जान कुर्बान करने को तैयार थे। इन तमाम पवित्र भावनाओं, साहस और कुर्बानी के जज्बे का केवल एक लक्ष्य था, पूरे भारत में अंग्रेज़ों के हाथ से सत्ता छीन कर भारतीयों के हाथ में देना। अंग्रेज़ों के जुल्म के शिकार लोगों को भावनात्मक रूप से एक सूत्र में पिरोकर देश के महान स्वतंत्रता सेनानी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी बीच बाबा साहब अम्बेडकर ने आकर स्वतंत्रता की इस लड़ाई को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों के हाथ से सत्ता छीनकर भारतीयों के हाथ में वापस लाने के सपने को एक और बड़ा सपना बनाकर लोगों के दिल में बिठाया। बाबा साहब ने कहा कि छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। बाबा साहब की आवाज़ में हर उस भारतीय ने अपने दिल की आवाज़ सुनी जिसने पीढ़ियों से छुआछूत और जातिगत आधार पर ऊंच नीच का दर्द झेला था। बाबा साहब अम्बेडकर बेहद प्रतिभाशाली थे, लेकिन स्कूल और समाज दोनों में उन्होंने अपनी जाति के कारण लगातार अपमान झेला। संकल्प के धनी बाबा साहब ने तमाम अपमान के बावजूद अपनी पढ़ाई को रुकने नहीं दिया। मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ जो है इन्होंने वहाँ से स्टडी की पूरी की पूरी। और बाबा साहब जब स्वदेश लौटे तो अब भारत अंग्रेजों के जुल्म से कराह रहा था और स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारियां पूरे देश के कोने कोने से उठ रही थी। उस समय बाबा साहब ने लोगों के मन में यह विचार डाला कि अगर स्वतंत्र भारत में भी जातियों के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होगा तो यह स्वतंत्रता अधूरी होगी। बाबा साहब ने इस बारे में नेताओं को जागरूक किया और संगठित किया, लेख लिखे, चर्चाएं की और देश की एक बड़ी आबादी के मन में यह विश्वास पैदा किया कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के सपने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस सपने में एक ऐसा हिंदुस्तान है जहां किसी को छुआछूत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाबा साहब के इन प्रयासों से देश की आबादी का वह हिस्सा भी इस आंदोलन में शामिल होता चला गया जो इसे केवल सत्ता की लड़ाई के रूप में दूर से देख रहा था। ये बाबा साहब का प्रयास ही था कि आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान बना तो उसकी प्रस्तावना में ही वह बात जोर जोर से लिखी गई कि जिसका सपना गांधी, भगत सिंह, बाबा साहब जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। इसी तरीके से कहते हैं कि निम्न जातियों के प्रतिनिधित्व का जिम्मा लेकर एक और बड़े क्रांतिकारी नेता थे जिनका नाम था राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया के बारे में कहा जाता है कि देशभक्ति केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक ऐसी भावना है जो हर उम्र के लोगों में जोश और उत्साह भर देती है। सोचिए, एक 10 साल का बच्चा असहयोग आंदोलन में अपना योगदान देने के लिए स्कूल छोड़ देता है, विदेशी कपड़ों का त्याग कर खद्दर पहनना शुरू कर देता है। राम मनोहर लोहिया में 10 साल की छोटी सी उम्र से ही देशभक्ति की भावना इतनी कूट कूट कर भरी थी कि बड़े बड़े लोग अचंभित हो जाते थे। योग्यता इतनी थी कि केवल 17 साल की उम्र में अखिल बंग विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस के ना पहुँचे पर उन्होंने सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और आपका 17 साल की उम्र में 17 ईयर्स ओल्ड थे तब, और इन्होंने जो है अखिल बंग विद्यार्थी परिषद की सुभाष चंद्र बोस के ना पहुंचने पर जो है अध्यक्षता की। आज 18 साल की उम्र में जब बच्चे अपने करियर को लेकर सोचना शुरू करते हैं, उस उम्र में लोहिया साइमन कमीशन का जमकर विरोध कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी और बाकी बड़े नेता जेल में बंद कर दिए गए, उस दौरान लोहिया ने आंदोलन को पूरे भारत में फैलाने का काम किया। अपने साथियों के साथ खुफिया रेडियो चलाकर देश भर में क्रांति को फैलाने का काम किया। 1944 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान उनके पिता की मौत हो गई, लेकिन लोहिया ने अंग्रेजी सरकार की कृपा पर पैरोल पर छूटने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई हमेशा अंग्रेजी सरकार की इस निर्दयी हुकूमत के खिलाफ रही है और खिलाफ रहेगी। ये थे राम मनोहर लोहिया, जो 10 साल की उम्र से ही शुरू हो गए अपने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना सहयोग देने के लिए। अगले कैरेक्टर हैं हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि एक जाने माने बैरिस्टर थे। घर में सेवा करने के लिए नौकरों की कोई कमी नहीं थी। जमींदारों वाला रहन सहन था इनका। पर एकाएक आ जाता है ज़िंदगी में बदलाव। एक आंदोलन बदल देता है उनकी ज़िंदगी। महात्मा गांधी के संपर्क में आते ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी अपना लेते हैं। देश के लिए त्याग और विदेशी
चीज़ों से घृणा इतनी बढ़ जाती है कि अपने बेटे का दाखिला कोलकाता यूनिवर्सिटी से हटाकर बिहार विद्यापीठ में करवा देते हैं। मतलब क्योंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी वॉज established बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1862 आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट 1862 आई थिंक 1862 या 1862 1861 के एक्ट के तहत 1862 में स्टार्ट हुआ था, राइट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। उनकी प्रतिभा का इसे पता लगाया जा सकता है कि एक बार एक परीक्षा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। उनकी प्रतिभा का इससे पता लगाया जा सकता है कि एक बार एक परीक्षा में प्रश्न पत्र में 7 सवाल थे। प्रश्न पत्र पर लिखा था किन्हीं 5 सवालों का जवाब दें, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद ने सभी 7 सवालों का जवाब लिख दिया और शिक्षक के लिए एक नोट लिखा कि कोई भी 5 सवाल जांच ले। तो ही वॉज द मैन, द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ हिम वॉज वेरी हाई। उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी परीक्षाएं दी वे सभी में प्रथम आए। इतना प्रतिभावान होने के बावजूद राजेंद्र प्रसाद ने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल अपने जीवन को संवारने के बजाय देश की आज़ादी और जनता की बेहतरी के लिए लगा दिया। 1920 में असहयोग आंदोलन से जुड़ते ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन बदल जाता है। वे प्रखर तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में उतर जाते हैं। 1930 में शुरू हुए नमक सत्याग्रह आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक तेज तर्रार कार्यकर्ता के रूप में नजर आते हैं। इस आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार राज्य का प्रमुख बना दिया जाता है और उनका काम होता है आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए नमक बेचकर धन की व्यवस्था करना। 1934 में बिहार में आए भयानक बाढ़ और भूकंप के दौरान उन्होंने जनता की इतनी मदद की कि लोग उन्हें बिहार का गांधी कहकर पुकारने लगे थे। 1934 के बिहार के अंदर आए हुए आंधी और तूफान के अंदर जो काम किया उन्होंने किया। उसके बाद हमारे पास अगले कैरेक्टर हैं, दैट इज़ लाला लाजपत राय। एक क्रांतिकारी जिसने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। जब साइमन कमीशन का विरोध करते समय उन पर ब्रिटिश पुलिस की लाठियां चली तो उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी। और वाकई इस चोट के साथ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का कफन तैयार होना शुरू हो गया। इस बलिदान ने न जाने कितने उधम सिंह और भगत सिंह तैयार किए जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को धराशाही कर दिया। शेरे पंजाब के नाम से मशहूर लाला लाजपत राय ने, शेरे पंजाब का टाइटल था इनके पास, और ने स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में प्रबलता के साथ चलाया। अंग्रेज़ों में लाला जी के नाम का इतना खौफ था कि 1914 से 20 तक उन्हें भारत में आने ही नहीं दिया गया। लेकिन लाला लाजपत राय कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने विदेशों से ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देना जारी रखा। लाला लाजपत राय ने अमेरिका से यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया और साथ ही जो है न्यूयॉर्क में इंडियन इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की, न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर। इसके अतिरिक्त दूसरी संस्था इंडिया होम रूल की को भी स्थापित किया इन्होंने, इंडिया होम रूल। उसका इसका यह नतीजा हुआ कि हज़ारों की संख्या में युवा उनसे प्रभावित होने लगे। साल 1920 में जब वह भारत आए तब उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ चुकी थी। इसी साल वे गांधी जी के संपर्क में आए और असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पंजाब में जंगल की आग की तरफ फैल गया और जल्द ही वे पंजाब का शेर और पंजाब केसरी जैसे नामों से पुकारे जाने लगे। पंजाब का शेर, पंजाब केसरी। 63 साल की उम्र में लाला लाजपत राय इस जोश से क्रांतिकारियों को संगठित और अंग्रेज़ों का विरोध करते थे और जैसे 20 साल का कोई युवा हो, इसलिए भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी उन्हें अपनी प्रेरणा मानते थे। तो आपने देखा लाला लाजपत राय, मतलब आप पढ़िए डिटेल में इनके बारे में, मज़ा आ जाएगा। गजब की पर्सनैलिटी है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अंदर देशभक्ति की भावना बचपन से ही कूट कूट के भरी थी। वीर शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलने वाले तिलक वे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की और देश के लोगों को स्वराज का अर्थ समझाया। उनके नारे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा ने युवाओं में जोश भरा और जुनून और भर दिया और साथ में पूर्ण स्वराज सभी क्रांतिकारियों के जीवन का इकलौता लक्ष्य बन गया। तिलक ने शिक्षा को आज़ादी का सबसे प्रबल हथियार बनाया और पूरे देश में लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने समाचार पत्र के द्वारा अपनी क्रांतिकारी आवाज़ और भारतीय संस्कृति को देश के कोने कोने में फैलाने का भी काम किया। उन्होंने देश की जनता को समझाया कि स्वतंत्रता भीख मांगने से नहीं मिलती, इसके लिए लड़ना पड़ता है। तिलक के मराठी अखबार केसरी और अंग्रेजी अखबार द मराठा ने लोगों की राजनीतिक चेतना को जगाने का काम भी शुरू कर दिया था। अंग्रेज़ों द्वारा जब 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया तो तिलक ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की वकालत की। उनके प्रयासों का ही नतीजा था कि देश में जगह जगह लोग ब्रिटिश सामानों की होली जलाने लगे। ये थे तुम्हारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद हमारे पास
जो एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आते हैं विपिन चंद्र पाल, अभी हम इनके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर।